Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 1, Alternative Dispute Resolution Mechanism. Let's quickly go through the synopsis first. What is ADR, that is Alternative Dispute Resolution Mechanism? उसका meaning क्या है and what is the concept? ये क्यों picture में आया? History of ADR and उसके बाद Structure, Power and Function of National and State Legal Service Authority. ये अथॉरिटी क्या है, इसके पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है. देन फॉर्म्स ऑफ एडीआर, नेगोशिएशन, मेडिएशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन. फिर ओम्बुड्समैन, उसका मीनिंग एंड पावर. फिर लोक अदालत एक्सेट्रा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब क्या बोला है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब क्या, कोई भी झगड़ा है तो उसको रिजॉल्व करना. और अल्टरनेट मतलब क्या, कोई अल्टरनेट मेथड जिसके थ्रू हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं. तो प्राइमरी मेथड क्या है कि नॉर्मली हम कोर्ट के पास जाते हैं, पार्टीज गो टू द कोर्ट. क्यों? कि वो अपना डिस्प्यूट सेटल कर सके. बट अगर लिटिगेशन का प्रोसेस शॉर्ट करना है तो हम किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से या खुद से ही नेगोशिएट करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देंगे. तो दैट इज़ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. कहाँ से इसका पॉपुलैरिटी आया? इंक्रीजिंग केस लोड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट्स की, मतलब जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स थे वहाँ केस लोड बहुत बढ़ गया तो हमको टाइम लगने लग गया. टाइम क्यों लग रहा है? कि हम कोर्ट के पास जा रहे हैं बट केस इतने बढ़ चुके कि हमारा केस सॉल्व होने को बहुत टाइम लग रहा है. सो यहाँ पे क्या है, फ्यूअर कॉस्ट देन लिटिगेशन, यहाँ कॉस्ट कम हो जाता है. फिर यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है बट दोनों पार्टीज, जो डिस्प्यूट जो पार्टी में हो रहा है, मतलब जो दो पार्टी में झगड़ा हो रहा है, दोनों मिलके कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करते हैं जो उनकी हेल्प करेंगे. तो यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो रही है. अगर हम कोर्ट में जाके देखें तो वहाँ पब्लिक में हो रहा है सब कुछ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं होती. यहाँ है, यहाँ पार्टी का कंट्रोल है ओवर द केस कि हमको किस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है, हु विल डिसाइड द डिस्प्यूट. तो ये जो थर्ड पार्टी है दोनों मिलके डिसाइड करते हैं. तो यहाँ कंट्रोल है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉस्ट कम है. Some of the senior judiciary in certain jurisdiction are strongly in favor of this ADR, use of mediation to settle dispute. की जो सीनियर जुडिशरी है वो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम ADR के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लो. इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम नहीं जाएगा एंड यू विल गेट द बेनिफिट या अवार्ड, जो भी रिजल्ट है वो तुमको जल्दी मिल जाएगा. Salient features, ADR is generally classified into 4 types. अब जो हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है 4 टाइप्स में होता है: नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन. वी विल सी वन ऑफ ईच इन डिटेल. ADR can be used alongside existing legal systems such as Sharia courts within common law jurisdiction as the UK. Traditions vary somewhat by country and culture, but significant common element ADR के हर कंट्री में है, बट कुछ डिफरेंसेस भी रहते हैं कंट्री वाइज. अब एक इनफॉर्मल ट्रिब्यूनल है. क्यों इनफॉर्मल बोला है हमने? क्योंकि हम कोर्ट के पास फॉर्मली नहीं जा रहे, दो इसके प्रोसेसेस कोर्ट से थोड़े मैच करते हैं, बट इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस जहाँ दोनों पार्टी मिलके प्रोसेस, प्लेस, टाइम सब डिसाइड कर सकते हैं. तो ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल प्रोसेस है. बट फॉर्मल ट्रिब्यूनल, फॉर्मल मेडिएशन प्रोसेस भी इसमें इंक्लूड होता है. क्यों? क्योंकि प्रोसेस तो हम कोर्ट के जैसा ही फॉलो करते हैं. क्लासिक फॉर्मल ट्रिब्यूनल फॉर्म्स ऑफ ADR आर आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में क्या होता है? बोथ बाइंडिंग एंड एडवाइजरी और नॉन बाइंडिंग. प्राइवेट जजेस आइदर सिटिंग अलोन और पैनल. अब जो ट्रिब्यूनल है हमारा वो या तो एक पर्सन का हो सकता है या एक से ज़्यादा का हो सकता है. क्लासिक फॉर्मल mediative process is referral for mediation before a court appointed mediator or mediation panel. Structured transformative mediation as used by the US Portal Service is a formal process. फिर classic informal method क्या है? Social processes, referral to non-formal authorities such as respected member of a trade या social group. एक informal तरीका क्या है कि हमारा जो social group है उसमें का जो भी respected person है उसके पास जाके केस लेके जाओ. फॉर एग्जाम्पल कोई कमेटी है जहाँ एक सीनियर मेंबर है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो विल गो टू दैट रिस्पेक्टेबल मेंबर. मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आर कि जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट का जो मेथड है, अगर हम वो फॉर्मल फॉलो करें तो दैट इज़ फॉर्मल. अदरवाइज अगर दोनों पार्टी मिलके कुछ डिसाइड कर रही है तो दैट इज़ इनफॉर्मल. फिर यहाँ लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर है, या तो अगर पार्टीज चाहे तो फॉर्मली काम कर सकती है तो देन दैट इज फॉर्मल, अदरवाइज इट्स इनफॉर्मल. एडवांटेजेस ऑफ ADR. अब ADR के फ़ायदे क्या है? क्यों स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं हम ADR? क्यों हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड में जाना चाहिए एंड ना कि जो कॉमन मेथड है?
क्यों? क्योंकि इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम, कभी भी यूज़ कर सकते, जबकि कोर्ट में अगर देखो तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। इट कैन बी यूज टू reduce द नंबर ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़, यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ के नंबर हम reduce कर सकते हैं बिटवीन द पार्टीज, एंड इट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी स्टेज बाय वन ऑफ द पार्टी टू द डिस्प्यूट एक्सेप्ट इन केस ऑफ बाइंडिंग आर्बिट्रेशन। क्या बोला है? इट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी स्टेज, जब पार्टी चाहे तब उसको टर्मिनेट कर सकती है, बट कोर्ट के केस में ऐसे नहीं है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बाइंडिंग आर्बिट्रेशन, बाइंडिंग कब हो जाता है? जब दोनों पार्टी ने मिलके डिसाइड किया कि हमको एडीआर में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, और अब एंड में क्या हो गया, जब उसका डिसीजन आ गया, अवार्ड आ गया, फिर उसके बाद वो बाइंडिंग है। अब पार्टी बोल नहीं सकती है कि हम लोग इसको टर्मिनेट करना चाहते, राइटिंग में हम लिख देंगे कि इसका जो डिसीजन है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। तो बाइंडिंग आर्बिट्रेशन के केस में हम उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। यहाँ बेटर सोल्यूशन मिलेगा, मोर एक्सपीडियस एंड एट लीस्ट कॉस्ट, मतलब यहाँ कॉस्ट बच जाएगा लिटिगेशन का, और बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा इन अ स्पीडी मैनर। इट विल टेक ओनली अ डे और फ्यू डेज टू अराइव एट अ सेटलमेंट। ठीक है। टेक्निक्स फॉलोड अ फॉर्मल, हम कोर्ट के मेथड्स फॉलो करते हैं। प्रोग्राम्स आर फ्लेक्सिबल एज पर आर टाइम नीड डिमांड, फिर जो रूल्स है वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, और एविडेंस भी हम इतने स्ट्रिक्टली नहीं देखते, मतलब पार्टीज बहुत फ्लेक्सिबली फंक्शन करती है। फ्रीडम ऑफ पार्टीज टू लिटिगेशन इज नॉट इफेक्टेड, मतलब पार्टी कभी भी जाके लिटिगेशन कर सकती है, कोर्ट के पास जा सकती है, मतलब कोर्ट के डोर्स तुम्हारे लिए हमेशा ओपन है, वो फ्रीडम हमने लिया नहीं है। मतलब अगर तुमको एडीआर पे भरोसा नहीं है, कल एडीआर फेल होता है, जो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से हम जाना चाहते थे, अगर वो फेल हो गया तो तुम कभी भी कोर्ट के पास जाके लिटिगेशन कर सकते हो, कैन फाइल द लिटिगेशन। इट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट लॉयर्स, अब विद और विदाउट लॉयर्स मतलब क्या, अगर पार्टीज को उनके रिप्रेजेंटेटिव एज ए लॉयर चाहिए तो विद लॉयर हो गया, अदरवाइज वो खुद से भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट के पास जो इतने पेंडिंग केसेस है, अगर हम और देंगे तो और वर्कलोड बढ़ेगा, तो फिर मे बी शायद कोर्ट का डिसीजन उतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि उनके पास प्रेशर है कि बहुत सारे केस लॉस पेंडिंग है। तो अगर हम लोग शिफ्ट हो गए एडीआर पे तो कोर्ट का भी वर्कलोड कम हो जाएगा, एंड देयर बाय हेल्प देम टू फोकस अटेंशन, फिर वो उनका अटेंशन जो मेन केस है जो कोर्ट तक जा रहे हैं वहाँ वो लगा सकते हैं। It permits parties to choose independent neutral persons who are specialists in the subject matter of dispute, कि तुम एक independent neutral person को choose करो, not the biased one। अब कुछ definition, arbitration मतलब क्या, arbitration whether or not administered by permanent arbitrational institutions, ये definition act के है, Arbitration and Conciliation Act 1996। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मीन्स अग्रीमेंट बाय द पार्टीज, पार्टी अग्रीमेंट एंटर करती है टू सबमिट आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टन डिस्प्यूट्स विच हैव बीन अराइजन और विच में अराइज बिटवीन द पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, कि मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें आगे चल के जो भी डिस्प्यूट्स आएंगे या अभी ऑलरेडी जो डिस्प्यूट्स आए हम वो पूरे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को सबमिट करते हैं थ्रू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एंटर किया है बिटवीन टू पार्टीज उसमें हम एक क्लॉज डाल देंगे कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो विल गो टू सो एंड सो पर्सन, या तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट कि हम एक सेपरेट अग्रीमेंट बनाएंगे कि ए और बी में कभी इन दिस कॉन्ट्रैक्ट अगर झगड़ा हुआ तो विल गो टू सो एंड सो पार्टी। अब जो अग्रीमेंट है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए क्योंकि इट विल सर्व एज अ प्रूफ। इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेंट इन, मतलब अगर ये चार केसेस में है तो हम उसको इन राइटिंग मान लेंगे। क्या, डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज, मतलब इट इज इन राइटिंग कि एक डॉक्यूमेंट पे लिख के पार्टीज ने साइन किया। एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स और अदर मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ द अग्रीमेंट, जहाँ रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट मिल सकता है ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अगर तुमने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ या टर्म्स या अग्रीमेंट के जो टर्म्स है कंडीशन है वो तुमने शेयर किए हुआ। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। अवार्ड मतलब क्या, जो फाइनल डिसीजन है वो, और ट्रिब्यूनल मतलब क्या, जो डिसीजन देता है वो। तो वो एक ही इंसान हो सकता है या पूरा पैनल हो सकता है, मतलब 2 और मोर। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो एडीआर कंसेप्ट है ये न्यू नहीं है, इट इज़ अ इनफॉर्मल क्वाजी जुडिशियल सिस्टम जो हमें पुराने सिविलाइजेशन में भी दिखता था। इट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। क्या बोला है, firm arbitration was passed in 1698 under William III. This was an act for rendering the award of arbitrator more effectual in all cases for the final determination of controversies of them by merchants and traders. फिर 1854 में क्या हुआ, एक common law
expressly empowered courts to remit an award for reconsideration by the arbitrator. यहाँ क्या बोला था? It aims to stop an action in court if the parties have agreed to take the dispute to arbitration. कि अगर parties ने agree किया है कि हम arbitration के पास dispute लेके जाएंगे तो कोर्ट स्टॉप कर देगा, कोर्ट एक्शन नहीं लेगा. फिर आया आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, गिफ्टेड अ नंबर ऑफ मॉडर्न स्टेप्स कि कैसे डिस्प्यूट को हम किसी थर्ड पर्सन के पास लेके जाएंगे, कैसे पार्टीज आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है. इफ़ आर्बिट्रेटर फेल्स तो फिर तुम कोर्ट के पास जा सकते हो, डिसाइड द डिस्प्यूट्स इनफॉर्मली. फिर जो अवार्ड है, जो डिसीजन है फाइनल, सेटल द डिस्प्यूट बाय मेडिएशन, कॉम्प्रोमाइज, ऑल्सो नोन एज MAMA. Court passes a decree in terms of the award and found the decision was made properly. Arbitration tribunal shall be competent. वो एक competent person होना चाहिए जो थर्ड पार्टी है. शुड बी एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर कि दोनों को इंडिपेंडेंटली जजमेंट दे और उनका मैटर सॉल्व करे. ADR इज नॉट न्यू. पहले हमने 1940 में देखा था आर्बिट्रेशन एक्ट, फिर 1996 में आया आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 विच वॉज मोर अकोमोडेट, हार्मोनाइज, इट मैंडेटेड यूनिसेट मॉडल. मतलब क्या कि जो सारे न्यू प्रोविजंस आए, फॉर एग्जांपल कि आर्बिट्रेशन अब कैसे होगा, मेडिएशन कैसे होगा, कंसीलिएशन कैसे होगा, सेटलमेंट विदाउट द कोर्ट बट एक प्रॉपर प्रोसीजर में हो. तो ये जो सारे टर्म्स है आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मेडिएशन, ये सारे हमारे 1996 में आए हैं. ड्यू टू एक्सट्रीम स्लो जुडिशियल प्रोसेस, की जो जुडिशियल प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, तो उसके वजह से अब एक थ्रस्ट की एक नीड हो गई, एक डिमांड आई कि हमको एक दूसरा प्रोसेस चाहिए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म चाहिए इंडिया में. तो तब वहाँ पे गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 लाया, जहाँ लोक अदालत सिस्टम constituted under NALSA, NALSA authority 1987 is a uniquely Indian approach. Fairly standard western approach towards ADR. ADR मतलब जो वेस्टर्न अप्रोच ADR का वो हमने इंडिया में लाया थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, द लोक अदालत सिस्टम constituted under NALSA is a uniquely Indian approach. मतलब ये इंडियन अप्रोच है लोक अदालत, और जो हमने वेस्टर्न अप्रोच लाया दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मतलब नालसा. आर्टिकल 39A जो लोक अदालत वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. क्या बोलता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कि हम फ्री लीगल एडवाइस देंगे पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जस्टिस इंश्योर करेंगे. आर्टिकल 14 एंड 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In the year 1987, Legal Service Authorities Act was enacted by the Parliament, which came into force on 9th November 1995. कि Legal Service Authority Act आया, which came into force on 9th November 1995 to establish what nationwide uniform नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस. कि हम नेशन वाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे. किसको? वीकर सेक्शन को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. इसमें हम वीकर सेक्शन को फ्री भी दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. जो नालसा था कॉन्स्टिट्यूटेड under the Legal Service Authority Act 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid program. कि जो legal aid program है वो ठीक से implement हो रहा है या नहीं उसको monitor करना, and to lay down policies and principles for making legal service available under the act. अब इसका structure क्या था? In every state a state legal service authority, and in every high court a high court legal service committee has been constituted. District legal service तालुका level पे तालुका legal service committee has been constituted in the district and most of the taluka to give effect to the policy and direction of the NALSA and to provide free legal service. मतलब स्टेट में हमने स्टेट लीगल अथॉरिटी लाया, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विस लाई, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, तालुका लीगल सर्विस टू प्रोवाइड फ्री असिस्टेंस टू वीकर सेक्शंस and conduct lok adalats in the state. Supreme Court Legal Service Committee has been constituted to administer and implement the legal service program in so far as it is related to the Supreme Court of India. अब फंक्शंस, नालसा का फंक्शन क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लेज डाउन पॉलिसी प्रिंसिपल गाइडलाइंस फ्रेमवर्क इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. ये स्टेट के लिए टू इम्प्लीमेंट द लीगल सर्विस प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री. अब क्या है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल
Service Authority, Taluka Legal Service Committee, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis. क्या? Provide free and competent legal service to the eligible person, कि हमको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देना है टू द एलिजिबल पर्सन. ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि हम फ्री सर्विस देंगे, लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन द रूरल एरिया, जहाँ रूरल एरिया में पता नहीं है कि हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, वहाँ हम कैंप्स लगाएंगे कि हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों में कि नालसा इस तरीके से फंक्शन कर रहा है टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अब फ्री लीगल सर्विस में क्या क्या आता है? पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, प्रोसेस फीस एंड ऑल अदर चार्जेस पेबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विद लीगल प्रोसीडिंग्स. फिर सर्विस ऑफ लॉयर्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स, हम वो भी पे करेंगे. ऑब्टेन सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर के सर्टिफाइड कॉपीज, अदर डॉक्यूमेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग्स. फिर प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये सारे कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, मतलब ये सारे कॉस्ट हम पे करेंगे. Persons eligible: women and children, members of SC/ST, industrial workmen, victim of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster, disabled person, person in custody, person whose annual income does not exceed 1 lakh. In the Supreme Court Legal Service Committee, the limit is 1,25,000. फिर victim of trafficking in human being of or beggar till 31 December 2014. टोटल नंबर है उसका 1,77,85,875 एलिजिबल पर्सन इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन, पर्सन इन कस्टडी, पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST बैकवर्ड कैटेगरी हैव बीन बेनिफिटेड थ्रू वेरियस लीगल सर्विसेज. कि मतलब इतने लोग को ऑलरेडी बेनिफिट हुआ है थ्रू स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तालुका लीगल एड क्लिनिक्स, विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर्स. लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. ये इंडियन है, जो ADR था वो वेस्टर्न था. इट इज़ अ फोरम वेयर डिस्प्यूट केस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ कोर्ट में पेंडिंग है और एट द प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल्ड एंड कॉम्प्रोमाइज. मतलब जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है या प्री लिटिगेशन स्टेज पे हम उसको पहले ही सेटल कर देंगे, दैट इज़ लोक अदालत. इट हैज़ बिन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, उसका एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. इस एक्ट में क्या बोला है? अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू हैव बीन अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग. मतलब जो ऑर्डर लोक अदालत ने दे दिया हम उसको डीम्ड टू बी द ऑर्डर ऑफ कोर्ट मानेंगे एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील अगेंस्ट दैट टू बिफोर द कोर्ट. उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकता है. लोक अदालत आर बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी फॉर सेटलमेंट ऑफ केसेस बिफोर कोर्ट. कोर्ट सेटल करने के पहले ही लोक अदालत सेटल करेगा. ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड ऑल्सो फॉर द मैटर्स एट प्री लेजिस्लेटिव स्टेज, मतलब प्री लेजिस्लेशन स्टेज पे जो मैटर्स है वो भी लोक अदालत में कवर होंगे. चैप्टर 6 से हैज़ बीन इंसर्टेड इन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इन द ईयर 2002 with a view to provide compulsory pre-legislative mechanism for conciliation and settlement of dispute relating to public utility service. अगर public utility service related कुछ disputes है तो हम compulsory करते हैं कि कोर्ट के पास जाने के पहले ये मैटर लोक अदालत में जाएगा और उसका सेटलमेंट होगा. अब जो फॉर्म्स ऑफ बाकी के जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हम वो देखेंगे, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, मेडिएशन. तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन क्या बोलता है? कैन स्टार्ट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कि एक अग्रीमेंट एंटर करना है पार्टी को, अगर पहले से अग्रीमेंट है तो ये आर्बिट्रेशन हो सकता है बिफोर द एमरजेंस ऑफ द डिस्प्यूट. सेक्शन 7 क्या बोलता है? जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना है. कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग विच द डिस्प्यूट एग्जिस्ट मस्ट कंटेन एन आर्बिट्रेशन क्लॉज. अब वो सेपरेट डॉक्यूमेंट में रहेगा साइंड बाय द पार्टी कंटेनिंग द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. ये या तो राइटिंग में होगा या किसी टेलेक्स या लेटर या टेलीग्राम या इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा. यहाँ क्या हो रहा है? दो पार्टी अग्रीमेंट में एंटर कर रही है कि जब भी डिस्प्यूट होगा हम किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे एंड वो डिसीजन देंगे एंड दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. बट इसके पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए विच शुड बी इन द राइटिंग. An exchange of state of claims and defense in which exist of an arbitration agreement is alleged by one party and not denied by other is also considered as valid
आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कि अगर एक पार्टी ने स्टेटमेंट बनाया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स रहेंगे और दूसरे पार्टी ने उसको डिनाई नहीं किया तो हम उसको वैलिड रिटर्न आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मान लेंगे। अब कंसिलिएशन क्या है? कंसिलिएशन थोड़ा कम फॉर्मल है, मतलब लेस फॉर्मल है आर्बिट्रेशन से। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रायर अग्रीमेंट, यहाँ कोई प्रायर अग्रीमेंट नहीं है। एनी पार्टी कैन रिक्वेस्ट द अदर पार्टी टू अपॉइंट द कंसिलिएटर, मतलब अब अगर पार्टी में डिस्प्यूट हो रहा है तो एक पार्टी ने दूसरे को रिक्वेस्ट किया कि हम कंसिलिएटर के पास जाते उसको अपॉइंट करते। अब एक से ज़्यादा कंसिलिएटर भी हो सकते, 2-3 भी हो सकते। अगर मल्टीपल है तो सारे लोग जॉइंटली काम करेंगे, जॉइंटली डिसीजन में हेल्प करेंगे। इफ़ अ पार्टी रिजेक्ट्स एन ऑफर ऑफ कंसिलिएशन तो फिर कंसिलिएशन नहीं होगा, मतलब 2 में से एक रिजेक्ट कर दिए कि मुझे कंसिलिएशन नहीं चाहिए तो फिर वहाँ नहीं होगा। पार्टीज में सबमिट स्टेटमेंट टू द कंसिलिएटर डिस्क्राइबिंग द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट एंड द पॉइंट्स एट इशू। पार्टी एक स्टेटमेंट सबमिट करेगी कि एक्चुअल में डिस्प्यूट किस चीज़ को लेके। हर पार्टी अपना कॉपी भेज सकती है कंसिलिएटर्स को। अब नेगोशिएशन में क्या हो रहा है? वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, ट्रेन नेगोशिएटर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पोजीशन। पार्टी खुद जाएगी या किसी ट्रेन पर्सन को लेके जाएगी। ये एक इनफॉर्मल है, मतलब लाइक अ फ्रेंडली, जैसे हम लोग 2 पार्टी मिलकर नेगोशिएट करती है। वेर न्यूट्रल थर्ड पार्टी भी रह सकती है विच लिसन्स टू साइड्स अग्रीमेंट एंड अटेम्प्ट्स टू हेल्प क्राफ्ट एन अग्रीमेंट। It can also be compared with arbitration, which resembles a legal proceeding. In arbitration, both sides makes an argument as to the merits of their case and the arbitrator decides the outcome. Negotiation is also sometimes called positional or hard bargaining negotiation. Negotiation, ये जो 2 टाइप से हम डिटेल में देखेंगे। वी हैव अ सेपरेट मॉड्यूल ऑन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन एज वेल एज मेडिएशन। यहाँ हम उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। Negotiation theorists generally distinguish between 2 types of negotiation. One is positional and the one is hard bargaining. मतलब positional मतलब क्या? You are enjoying the position, मतलब A का जो पोजीशन है वो B के पोजीशन से बेटर है, उसके पास बेटर पावर है तो वो उसके पोजीशन का फ़ायदा उठा के नेगोशिएट करेगा। एंड दूसरा हार्ड बार्गेनिंग, मतलब दोनों का पोजीशन सेम है और दोनों प्रॉपर लेवल पे बार्गेन कर रहे हैं। Mediation is again one alternative method of resolving dispute without resorting to the court. Voluntary and interactive negotiation process where a neutral third party uses specialized communication and negotiation technique to help the party. यहाँ हम क्या करते हैं? एक मीडिएटर को अपॉइंट करते हैं जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, जो हेल्प करेगा दोनों भी पार्टी को इन सेटलिंग द कोर्ट। इट फोकसेस ऑन द इंटरेस्ट, नीड एंड राइट्स ऑफ द पार्टी। फिर है मीनिंग ऑफ ओबर्ट्समैन एंड पावर। ओबर्ट्समैन क्या है? द ग्रीवेंस मैन और अ कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब द टर्म ओबर्ट्समैन रेफर्स ओनली टू इंस्टीट्यूट विच हैज 3 बेसिक एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओबर्ट्समैन रेफर ओनली इन एन इंडिपेंडेंट एंड नॉन पार्टीशन ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। डील्स विद स्पेसिफिक कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन। जहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और पब्लिक कंप्लेन कर रही है तो वहाँ पे वो मैटर्स को ओबर्ट्समैन डील करेगा। हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट, क्रिटिसाइज एंड रिपोर्ट बैक टू लेजिस्लेचर बट नॉट टू द रिवर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस। अब इसके पावर्स और ड्यूटी क्या है? ही इज़ अ वॉच डॉग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द प्रोटेक्टर ऑफ द लिटिल मैन। वॉच डॉग है, वो प्रोटेक्ट करेगा लोगों के राइट्स को कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था या नहीं। इट एनक्वायर्स एंड इन्वेस्टिगेट्स ऑल कंप्लेंट्स मेड बाय द सिटीजन्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, माल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंसी एंड टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन। ये क्या करेगा? जो भी कंप्लेंट्स आ रहे फ्रॉम द सिटीजन्स रिगार्डिंग कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं था या इनएफिशिएंट था तो वो सुनेगा सारे कंप्लेंट्स को, इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन देगा। फॉर दैट पर्पज अ वाइड पावर हैज़ बीन गिवन टू हिम। ही हैज़ एक्सेस टू डिपार्टमेंटल फाइल्स। कंप्लेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लीड एन एविडेंस बिफोर द ओबर्ट्समैन टू प्रूव हिज केस। जो कंप्लेनेंट है, मतलब जो कंप्लेन कर रहा है, उसको कोई लीडिंग एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ही इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिलीफ टू द अग्रीव्ड पर्सन। वो अग्रीव्ड पर्सन को रिलीफ देगा। हिज फंक्शन, मतलब ओबर्ट्समैन का फंक्शन है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ वेदर द कंप्लेंट इज जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड। कि कंप्लेंट जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं वो सेटिस्फाई करेगा। अगर जस्टिफाइड है तो वो उसको एंटरटेन करेगा, डील करेगा, डिसीजन लाएगा, रिलीफ पहुंचाएगा। अगर अनजस्टिफाइड है तो ही विल नॉट डू एनीथिंग। ही कैन एक्ट इवन सो मोटो मतलब सेल्फ, खुद से, own. This power are not limited with the power of civil court. He is responsible and responsive to the people. ये civil court जैसा नहीं है. He is responsible and responsive to the people. वो quick action लेगा.
लोक अदालत, लोक अदालत मतलब क्या, पीपल्स कोर्ट। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू द मीडिएशन ऑफ विलेज एल्डर्स, की पहले क्या था, विलेज के जो एल्डर्स थे वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। करंट सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज अ इम्प्रूव्ड वर्जन, यहाँ हमने थोड़ा इम्प्रूव किया उसको, एंड इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, की गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे उस पर वो बेस्ड है। नॉन एडवाइजर सिस्टम है, वेयर बाय मॉक कोर्ट्स मतलब लोक अदालत आर हेल्ड बाय स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, तालुका लीगल सर्विस कमेटी, जो हमने पीछे देखा नालसा में, periodically for exercising such jurisdiction as they thinks fit. These are usually preceded by retired judge, social activist, or members of legal profession. It does not have jurisdiction on matters related to non-compoundable offense. मतलब ये लोगों के लिए कोर्ट बनाया है ऑन ऑल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, कि तुम कोर्ट के पास जाने के पहले इफ़ यू थिंक केस को जल्दी कंपाउंड करना है या नेगोशिएट करके हो सकता है तो फिर हम लोक अदालत के पास जाएंगे। इसके पास नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का पावर नहीं है, मतलब ये सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस देखता है। लेट्स अगेन गो थ्रू द सिनॉप्सिस वंस। हमने देखा कि एडीआर क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के और अल्टरनेट मेथड्स क्या है, उसमें हमने देखा नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन। पहले एडीआर कंसेप्ट को समझा, फिर हिस्ट्री को समझा कि 16वीं सेंचुरी से कैसे डेवलपमेंट हो गए 18 तक आए। ये एक वेस्टर्न फॉर्म है, इंडियन फॉर्म है लोक अदालत। और हमने ये देखा कि 1940 के बाद 1996 आया, इसका और डिटेल में मॉड्यूल 4 में दिया है। फिर नालसा क्या है, नालसा का स्ट्रक्चर देखा, पावर देखा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल एंड सो ऑन। फिर हमने ओबर्ट्समैन क्या रहता वो देखा, उसके मीनिंग, उसके पावर देखे कि वो कैसे सेटल करता है एंड सो ऑन। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। थैंक यू।